जालियांवाला बाग मसक्का। जालियांवाला बाग एक बाग गार्डन का नाम है जो आज पंजाब स्टेट के अमृतसर सिटी में स्थित है। और मसक्का मतलब होता है बहुत लोगों को एक साथ मार देना, बहुत लोगों की एक साथ हत्या कर देना। जालियांवाला बाग इंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा इंसिडेंट है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई इंसान इतना भी क्रूर हो सकता है क्या। ये इंसिडेंट एक मानव की मानवता के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। तो आज हम इसी जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में जानेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये इंसिडेंट कौन करवाया। इस इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम इंडिया के वॉइसरॉय हुआ करते थे जो 1916 से लेकर 1921 तक रहे। जैसे कि आज के टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उसी तरीके से उस टाइम वॉइसरॉय हुआ करता था जो पूरा इंडिया को कंट्रोल करता था। दूसरा है एडविन मॉन्टेग्यू जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1917 से 1922 तक। तीसरा है माइकल ओ ड्वायर जो पंजाब प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर था 1913 से 1919 तक। जैसे कि अभी इंडिया के हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है और वो चीफ मिनिस्टर उसी स्टेट को कंट्रोल करता है, तो उसी तरीके से पंजाब प्रोविंस को या फिर आप पंजाब स्टेट भी बोल सकते हैं, उसे हेड करने वाला को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता था। तो आप आज के चीफ मिनिस्टर और उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इक्वल मान सकते हैं। और चौथा रेजिनाल्ड डायर या जनरल डायर जो एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 से जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। अब एक वॉर को दो ग्रुप या दो पार्टी के द्वारा लड़ा जाता है। अब इस वॉर में दो ग्रुप थे। अब हम यहाँ पे ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप में अलग अलग पार्टी थे। जैसे कि एक ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए ये सारे थे और भी थे, और दूसरे ग्रुप में जर्मनी, ओटोमन एम्पायर। तो ये सारे दो ग्रुप थे और ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। अब हमें यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, हम कभी और दिन इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए ब्रिटेन के ऊपर। हम यहाँ ब्रिटेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन का कनेक्शन उस टाइम इंडिया के साथ था। इंडिया में उस टाइम ब्रिटिश राज था, इंडिया को उस टाइम ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए ब्रिटेन को सोल्जर्स की दरकार थी और उन्हें इंडियन सोल्जर्स चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने मदद मांगी महात्मा गांधी जी से। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का ही तो कंट्रोल था, फिर उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को ले जाने के लिए महात्मा गांधी की मदद क्यों मांगी। तो इसका जवाब ये है कि जब आप दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को अपनी कंट्री के फायदे के लिए ले जाओगे तब वो कंट्री का सोल्जर उतना ही साहस और उतना ही ताकत से नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने देश का कोई फायदा नहीं नजर आएगा। और कोई भी सोल्जर अपने देश के लिए लड़ता है, किसी दूसरे देश के लिए नहीं। यहाँ पर भी वही बात थी, ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडियन सोल्जर्स अपनी कंट्री ले जाके वो अपनी तरफ से लड़वाते, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स कभी भी ये बात पे मंजूर नहीं होते। और इसीलिए ब्रिटिशर्स को महात्मा गांधी जी का मदद मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम एक जाने माने लीडर थे, ना सिर्फ इंडिया के लेकिन पूरे वर्ल्ड के। और अगर महात्मा गांधी इंडियन सोल्जर्स को कहीं पर भी लड़ने के लिए जाने बोलते तो कोई भी सोल्जर उनकी बातों को मना नहीं करता, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी से मदद मांगी। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स को मदद करने का वादा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर आप आज हमें वॉर में मदद करते हो तो हम इंडिया का कंट्रोल इंडियंस के हाथों दे देंगे। कहने का मतलब हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे और इंडिया का कंट्रोल पूरी तरीके से इंडियन के हाथों आ जाएगा। गांधी जी के बोलने पर लगभग 10 लाख इंडियन सोल्जर्स वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए गए और इंडिया में हर तरफ ये बात फैल गई कि वॉर के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला है। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद इंडिया को कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में माइनर रिफॉर्म्स लाया गया, जिसे बोला गया द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पे बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस रिफॉर्म में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अब से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इंडियंस के मुताबिक ये रिफॉर्म बिल्कुल भी इंडियंस के हित में नहीं था। इस रिफॉर्म की अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो इस रिफॉर्म में ये बोला गया था, पहला जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, अब मतलब जिस तरीके से अभी लोकसभा और राज्यसभा होता है सेंटर पे, तो उस टाइम में सिर्फ एक ही असेंबली हुआ करता था और उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। लेकिन अब से ये बोला जा रहा था कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब ये 2 असेंबली में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला जो होगा वो होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा जो होगा वो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा अब से डुअल गवर्नमेंट होगा, इसे डायकी कहा गया। इसका कहने का मतलब ये है कि कंट्री एक है लेकिन यहाँ पे 2 गवर्नमेंट होगी,
एक गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जाएगा और दूसरा गवर्नमेंट इंडियंस के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि एक हाईली अनसक्सेसफुल फीचर था इस रिफॉर्म का। तीसरा, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बनाया गया, जिसमें सेंटर का काम क्या होगा और एक प्रोविंस का काम क्या होगा वो इन सब्जेक्ट्स में दर्शाया जाएगा। लगभग 10 लाख इंडियन सोल्जर्स ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग 74,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि जिन सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी और जिस वजह से इन सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसके बदले हमें कुछ नहीं दिया गया। मतलब कि ब्रिटिशर्स अपने ही किए वादे से अंत में मुकर गए। इसकी वजह से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर सिविल डिसओबीडियंस करवाने का निर्णय लिया। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स को अब डिसओबे करना है, ब्रिटिशर्स का कोई भी बात अब नहीं मानना है, ब्रिटिशर्स जो भी बोले उनका कोई भी काम नहीं करना है, ब्रिटिश से संबंधित जो भी चीज़ है उनकी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जूता हो, चाहे वो चप्पल हो या और भी कोई भी चीज़ हो, सबको बायकॉट करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब एक साथ हो गए थे और सेल्फ रूल की डिमांड करने लगे थे और जगह जगह पे ब्रिटिश रूल के खिलाफ नारेबाजी स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे ये नारेबाजी बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिशर्स को इस सिविल डिसओबीडियंस को किसी भी तरीके से बंद करवाना था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के प्रेस सिस्टम को बंद करवा दिया गया और लोगों की मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह ना जा सके। और अंत में 1919 में एक एक्ट पास करवाया गया जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट फरवरी 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका ऑफिशियल नाम एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट 1919 था। इस एक्ट को बनाया गया था रोलैक्ट कमेटी के द्वारा, जिसको हेड कर रहे थे सर सिडनी रोलैक्ट, और इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ा रोलैक्ट एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से जो भी लोग सिविल डिसओबीडियंस में शामिल हो रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो या वो अशांतिपूर्ण तरीके से हो, उन्हें क्रिमिनल्स माना जाएगा और इन क्रिमिनल्स को उठाया जाएगा और सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और इनके ऊपर कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगी और आप किसी भी वकील को हायर नहीं कर सकते अपने आप को छुड़ाने के लिए। बहुत सारे इंडियन मेंबर्स जो काउंसिल का हिस्सा थे, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक, इन्होंने रिजाइन कर दिया काउंसिल से बस प्रोटेस्ट करने के लिए। गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को इस एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड हड़ताल बुलाया गया, जिसे रोलैक्ट सत्याग्रह का नाम दिया गया। 2 ऐसे जगह थे जहां पे ये प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट तरीके से होने लगा, एक पंजाब और दूसरा बंगाल। यहाँ के लोगों में अब वो गुस्सा नजर आ रहा था। अब यहाँ के लोगों ने ये ठान लिया था कि अब ब्रिटिश रूल को तो खत्म करना ही है। लोगों का गुस्सा देखते हुए अब ब्रिटिशर्स को भी ये एहसास होने लगा था कि अगर हम इन्हें ना रोके अभी तो आगे जाके बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पंजाब के अमृतसर सिटी में सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई। वहाँ प्रोटेस्ट वायलेंट तरीके से चलने लगा। उसके बाद जाके वहाँ के 2 बहुत ही फेमस लीडर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि कहीं पर भी 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग, लगभग 6,000 से 20,000 लोग नॉन वायलेंट तरीके से अपने लीडर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करने की मांग करते हैं। उस भीड़ में बहुत सारी औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, क्योंकि उसी दिन बैसाखी का भी दिन होता है, जो सिख का एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है। इस भीड़ के बारे में वहाँ के जनरल रेजिनाल्ड डायर को ये बात पता चलती है और जनरल डायर और उनके साथ बहुत सारे सोल्जर्स उस बाग की ओर बढ़ने लगते हैं। इस बाग की ओर जाने का और इस बाग से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी जनरल डायर के द्वारा घेर लिया गया, और जिसके बाद जनरल डायर ने फायरिंग करने का आदेश दिया और ये फायरिंग तब तक चलती रही जब तक कि 1650 राउंड गोलियां खत्म ना हो गई हो। और ये बताया गया है कि लगभग 10 मिनट तक ये फायरिंग रुकी नहीं, ये एक जैसी लगातार चलती रही। जनरल डायर ने बिना वार्निंग के फायरिंग का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से आदमी ही नहीं बल्कि बहुत सारी औरतें और उनके छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए। उस बाग में एक कुआं था, लोग अपने आप को बचाने के लिए उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन वो वहां पर भी नहीं बच पाए। इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था जो तेजी से ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में फैल गया। इस इंसिडेंट को जांच करने की मांग उठने लगी, जिसके बाद हंटर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 380 लोग मारे गए थे और लगभग 1500 लोग घायल हुए थे। हंटर कमीशन के रिपोर्ट को किसी ने भी नहीं माना, जिसके बाद कांग्रेस ने इंडिपेंडेंटली जांच किया, जिसमें यह पता लगा कि लगभग 1000 लोग मारे गए हैं और 2000 लोग घायल हुए हैं। और इस मारे जाने वाले लोगों में 42 लड़के थे और जो सबसे कम उम्र का लड़का था वो सिर्फ और सिर्फ
7 महीने का था और एक बच्ची थी जो सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ता की थी। मतलब आप बोल सकते हैं कि सिर्फ इतने बड़ी 2 महीना भी नहीं हुआ था उस बच्ची का, वो मारी गई थी इस इंसिडेंट में। जालियांवाला बाग को आज के टाइम में एक नेशनल मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है और अगर आप वहाँ पे अभी जाइएगा तो आपको अभी भी उन बुलेट्स का मार्क दिखाई देगा उन दीवालों पे। और इस इंसिडेंट को मसक्का ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। अभी तक जो थोड़ा बहुत भरोसा इंडियंस को ब्रिटिश सिस्टम के जस्टिस पे था, आज के बाद वो भरोसा भी टूट गया। जो एक दिखावे का हंटर कमीशन का गठन किया गया था, उसके माध्यम से जनरल डायर को कोई भी सजा नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री से सस्पेंड कर दिया गया। जनरल डायर के इस करतूत को बहुत सारे ब्रिटिश लोगों ने सपोर्ट किया और उसके बाद एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने यूरो 26,000 कलेक्ट किया और उपहार के रूप में जनरल डायर को ये दिया गया। जनरल डायर के इस करतूत को क्रिटिसाइज करने वाले विंस्टन चर्चिल थे और ब्रिटिश के न्यूज़पेपर ने इस इंसिडेंट के बारे में लिखा था मोस्ट ब्लडी मसक्का ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल और गांधी जी ने अपना केसर हिंद का टाइटल त्याग दिया। जिस राष्ट्रवाद या नेशनलिस्ट फीलिंग को ब्रिटिशर्स दबाना चाहते थे, वो और भी उत्तेजित हो गया। अब इंडियंस को और भी जल्दी ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाना था। भले ब्रिटिशर्स ने जनरल डायर को कोई भी सजा नहीं दी, लेकिन उसे उसके करतूतों का फल आगे जाके जरूर मिला। 1927 में उसे पैरालिसिस हो गया, जिसके बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक कंडीशन में मौत हो गई। और इसके ऊपर एक कहावत बहुत ही सही बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमें ये पता है कि जालियांवाला बाग में फायरिंग करवाने वाला जनरल डायर था, लेकिन उसे आदेश ऊपर से दिया गया था। और उसे आदेश किसने दिया था? उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर। इस पूरे इंसिडेंट को एक बच्चा बहुत ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा था और उस बच्चे का नाम था उधम सिंह। जालियांवाला बाग के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर को गोली मार के हत्या कर दी। और तब जाके जालियांवाला बाग मसाके के बारे में पूरे दुनिया को पता चला और ब्रिटेन में ही उधम सिंह को फांसी दे दी गई। आखिर अंत में दोनों को उनके करतूतों का फल जरूर मिला। शख्स को ये पता नहीं था कि ये जो हिंदुस्तान की धरती है, ये हमेशा से ही भगत सिंह की धरती रही है, राजगुरु सुखदेव की धरती रही है, चंद्रशेखर आजाद की धरती रही है। ये एक ऐसा करतूत था ब्रिटिशर्स का जिसे कभी भी माफ किया नहीं जा सकता। जिस फैमिली मेंबर ने इस इंसिडेंट में अपना करीबी खोया, वो अभी भी आंसू बहाते हैं।